आज की वीडियो में जुवेनाइल जस्टिस के एपिसोड 9 को एक्सप्लेन किया गया है। न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपना प्यार दिखाइए और सपोर्ट कीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत वहीं से होती है जहां पर लास्ट एपिसोड ख़त्म हुआ था। गैंग रेप की फाइल में हुआंग इंजुन का नाम देखकर यूनसुप की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वह अपने ऑफिस में ही बेहोश हो गई थी। वे तुरंत यूनसुप को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। यूनसुप के रिकॉर्ड में जुवेनाइल ऑफिस में किसी भी गार्जियन की एंट्री नहीं थी और ना ही उसमें किसी भी फैमिली मेंबर का कॉन्टैक्ट नंबर था और ना ही फैमिली में से किसी का नाम होता है। क्योंकि ताइजू उन्हें यहाँ पर लेकर आया था, डॉक्टर उसे ही उसका गार्जियन मानते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि वो कई दिनों से खाना ठीक से नहीं खा रही है और ना ही टाइम से सोती हैं, यहाँ तक कि वे स्ट्रेस भी बहुत ले रही हैं, इसलिए उनकी ऐसी हालत है और वे उसे कुछ दिन आराम करने के लिए भी कहते हैं। जब ताइजू यूनसुप को उसके घर पर लेकर जाता है तो वो देखता है कि उसके किचन में कोई भी खाने पीने का सामान नहीं है और ना ही फ्रिज में कोई सामान होता है, यहाँ तक कि पानी भी ख़त्म हो चुका था। जाते वक्त ताइजू यूनसुप के गेट पर कुछ खाने पीने का सामान और पानी की बोतल रखकर चला जाता है। अपनी ऐसी हालत में भी नेक्स्ट डे यूनसुप ऑफिस चली जाती है। जिस लड़की का गैंग रेप हुआ था उसका नाम सियोना होता है। उसके फादर एक ट्रक ड्राइवर होते हैं, इसलिए वे कई दिनों में घर पर आया करते थे। जब सोना के साथ गैंग रेप हुआ था तब भी वे घर पर नहीं थे। जब सोना उन्हें कहीं भी नहीं मिली थी तो उसके फादर ने उसके बारे में उसके सभी दोस्तों से पूछा था, लेकिन उन्हें भी सोना के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। उधर एक वर्कर को कंस्ट्रक्शन साइट पर सोना बेहोशी की हालत में मिली थी। जिन्होंने उसका रेप किया था उन्होंने उसकी बहुत बुरी हालत कर रखी थी। जुवेनाइल ऑफिस में तीनों जज इस केस के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। जिन दोनों गुनहगारों का नाम इसमें आता है वे दोनों ही नाबालिग होते हैं और वे लड़के सोना से ऑनलाइन मिले थे। उन्होंने उस लड़की को ड्रिंक करने के लिए मजबूर किया था और उसके बाद उसका रेप किया था। जब सोना से पहले इस केस में पूछताछ हुई थी तो उसने 3 लड़कों के बारे में बताया था, लेकिन अब इस केस में एक और लड़के का नाम आता है। जब सोना को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था तब उसकी बॉडी से बाकी के 2 रेपिस्ट का डीएनए मिला था, जबकि हुआंग इंजुन का डीएनए उसकी बॉडी से नहीं मिला था। हुआंग इंजुन ने अपने बयान में कहा था कि उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उसके दोस्त ड्रिंक करने के बाद सोना का गैंग रेप करने वाले थे। यहाँ तक कि उसने अपने दोस्तों को सोना के साथ ये सब करने के लिए मना भी किया था। वो ये भी झूठ बोलता है कि वो अपने दोस्तों के साथ में कंस्ट्रक्शन साइट पर गया ही नहीं था, इसलिए उसके ऊपर सिर्फ प्रोटेक्शन केस बना। हुआंग इंजुन के केस की इंचार्ज यूनसुप होती है और बाकी के दोनों रेपिस्ट के केस के इंचार्ज ताइजू होता है। बाद में ताइजू यूनसुप से पूछता है कि क्या उनकी फैमिली में कोई नहीं है, क्योंकि उसके रिकॉर्ड में किसी भी फैमिली का नंबर नहीं था और ना ही नाम था। यूनसुप उससे कहती है कि उसका कोई परिवार नहीं है, उसने खुद अपने परिवार को छोड़ दिया था। जब ताइजू अपने फ्रेंड से मिलता है तो वो यूनसुप को थोड़ा बहुत जानता था। वो ताइजू को पता है कि यूनसुप की लाइफ में बहुत बड़ा हादसा हुआ था और उस हादसे के बाद उन्होंने काफ़ी लंबी छुट्टी भी ली थी और उस हादसे की वजह से ही उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया था। इस केस की पहली सुनवाई के बाद जज ना हुआंग इंजुन का प्रोटेक्शन केस ताइजू को और दोनों रेपिस्ट का केस यूनसुप को दे देती है। वो जज ना से कहती भी है कि वो दोनों केस को संभाल लेगी, लेकिन उसकी तबीयत को देखते हुए जज ना उसे हुआंग जिन का केस नहीं देती। उनके जाने के बाद यूनसुप ताइजू से कहती है कि उसे इस केस पर काम करने की ज़रूरत नहीं है और वो हुआंग जिन के केस को संभाल लेगी। बाद में ताइजू उसके पहले वाले केस का रिकॉर्ड चेक करता है, तब उसे पता चलता है कि हुआंग जुन और उसके दोस्त ने छत से ईंट फेंक कर मारी थी और वो ईंट एक बच्चे के सर में लगी थी, जिसकी वजह से उस बच्चे की मौत तुरंत हो गई थी और इस केस की इंचार्ज जज ना थी। नेक्स्ट डे यूनसुप जज ना से पूछती हैं कि क्या वे अब भी पहले की तरह जुवेनाइल केसेस को जल्दी ख़त्म कर देती हैं, लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं कहती। उनका अब भी यही मानना होता है कि प्रोटेक्शन केस जल्दी ही ख़त्म हो जाने चाहिए, क्योंकि उनके विभाग में बहुत सारे पेंडिंग केसेस होते हैं। यूनसुप उनसे रिक्वेस्ट भी करती है कि वे उसे हुआंग जिन के केस की इंचार्ज बना दे, लेकिन जज ना उसकी बात नहीं मानती, क्योंकि वो उसे बस एक घमंडी जज समझती है। जज ना भी नहीं समझ पाती कि यूनसुप क्यों हुआंग जुन के केस को लेना चाहती है। इसके बाद ऑफिस में यूनसुप ताइजू को एक रिकॉर्डिंग सुनाती है जो सोना के फादर ने की थी जब वे हुआंग जुन से मिले थे।
तब उसने कहा था कि ड्रिंक करने के बाद सोना उनके साथ कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली हो गई थी और वे सब कुछ उसकी मर्जी से ही करने वाले थे। लेकिन वो ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से बेहोश हो गई थी और उन सब ने उसका गैंग रेप किया। बस हुआंग यिनजुन ने उसका रेप नहीं किया था। लेकिन पुलिस ने इस रिकॉर्डिंग को सबूत भी नहीं माना था, क्योंकि हुआंग यिनजुन ने पुलिस के सामने ये बयान दिया था कि सोना के फादर ने उससे सब कुछ ज़बरदस्ती कबूल करवाया था और उसे बहुत मारा पीटा भी था। इसलिए पुलिस ने सोना के फादर को ही अरेस्ट कर रखा था। हुआंग यिनजुन के ऊपर इससे पहले भी 7 केस चल चुके थे, इसलिए अब उसे ना तो पुलिस से डर लगता है और ना ही कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने से डर लगता है। अगर 5 साल पहले ही उसे एक बच्चे के खून करने के केस में सही सजा सुनाई जाती तो आज ये सब नहीं होता और इसी वजह से वो आज भी नहीं सुधरा है। इसलिए अब युनसुप और ताइजू दोनों ही इस केस को क्रिमिनल केस बनाने का फैसला कर लेते हैं, चाहे उन्हें इसके लिए कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। नेक्स्ट डे जज ना युनसुप से पूछती है कि तुम्हें हुआंग यिनजुन का केस क्यों चाहिए, आखिर ये केस तुम्हारे ऊपर इतना हावी क्यों है। युनसुप उन्हें ये तो नहीं बताते कि उसने ही उसके बेटे को मारा था, वो बस यही कहती है कि उसे बाल अपराधियों से नफरत है। जजना युनसुप को हुआंग यिनजुन के केस का इंचार्ज बना के कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि तुम इस केस को कैसे हैंडल करती हो। इधर कोर्ट में ताइजू एक लड़की जिसका नाम हारिन होता है उसके केस की सुनवाई करता है। उसके फादर कहते हैं कि 5 साल पहले उसकी माँ भाग गई थी और तब से ही उन्होंने अपनी बेटी को अकेले पाला था, लेकिन जब वो बड़ी हुई तब उन्होंने उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया था। फिर ताइजू अकेले में उसके फादर से कुछ पूछते हैं। वे कहते हैं कि हारिन 2 महीने पहले घर से भाग गई थी। उसके फादर हमेशा नशे में ही रहते थे, इसलिए जब भी हारिन मुसीबत में उन्हें फ़ोन करती थी तो वो अपने बेटे की एक भी बात नहीं सुनते थे, बल्कि उसे ही डांट दिया करते थे कि वो भी अपनी माँ के जैसी है। उन्हें अपनी बेटे के प्रति जिम्मेदारी का एहसास तब हुआ था जब वो घर से भाग गई थी। ताइजू कहता है कि अभी हारिन आपके साथ नहीं जा सकती, उसे पहले जांच के लिए जुवेनाइल क्लासिफिकेशन सेंटर में लेकर जाएंगे और उसके बाद ही वे तय करेंगे कि हारिन को क्या सजा मिलनी चाहिए। और उन्हें ये भी जानना होता है कि हारिन 2 महीने तक कहाँ पर रही थी और उसे खर्चे के लिए पैसे कौन दे रहा था। जुवेनाइल सेंटर में युनसुप का हस्बैंड उसे मिलने के लिए आता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि हुआंग यिनजुन का केस युनसुप हैंडल कर रही है। वो उसे इस केस से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि इसमें उसे ही तकलीफ होगी। उसे लगता है कि युनसुप ने अपने बेटे चान की मौत का बदला लेने के लिए ये केस अपने हाथ में लिया है और अगर उसने इस केस को नहीं छोड़ा तो वो खुद इस केस के बारे में कोर्ट को बता देगा। लेकिन वो अपने हस्बैंड की एक भी बात नहीं सुनती। अब 5 साल पहले उस दिन को दिखाते हैं जब युनसुप बाकी के 2 जज के साथ में क्रिमिनल केस की सुनवाई कर रही थी। तभी उसे पता चलता है कि उसके बेटे की मौत हो गई है। वो भरी अदालत से भागती हुई बाहर जाती है, लेकिन एक भी टैक्सी उसको लिफ्ट नहीं देती। वो सबसे रिक्वेस्ट भी करती है कि उसे अपने बेटे के पास जाना है, लेकिन कोई उसकी हेल्प नहीं करता। हुआंग यिनजुन और उसके दोस्त ने जो ईंट नीचे फेंक कर मारी थी, उसी की वजह से युनसुप के बेटे चान की मौत हुई थी और यही वजह होती है कि युनसुप पूरी तरह से बदल गई थी और इसलिए वो बाल अपराधियों से नफरत करती है। अब युनसुप हुआंग यिनजुन के केस की पहली सुनवाई करती है। उसके ऊपर आरोप होते हैं कि उसने फेक आईडी दिखाकर शराब खरीदी थी और सोना को उन्होंने ज़बरदस्ती ड्रिंक पिलाई थी और अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो सोशल मीडिया पर उसको बदनाम कर देगा। यहाँ पर उसकी लॉयर कहती है कि वे दोनों लड़के हुआंग यिनजुन से सुधार गृह में मिले थे। वे उससे शराब और सिगरेट मंगाया करते थे। अगर वो उनकी बात मानने से इनकार कर दिया करता था तो वे दोनों हुआंग यिनजुन को बहुत मारते पीटते थे। और वो ये भी कहती है कि जो उसने किया उसके लिए उसे बहुत पछतावा भी है। फिर युनसुप उससे आखिरी सवाल करती है कि जब हुआंग यिनजुन उन दोनों से इतना ही डरा करता था तो इस बार उसने उन दोनों की बात क्यों नहीं मानी थी। रिकॉर्ड के मुताबिक जब वो क्राइम सीन पर गया ही नहीं था तो उसने उन दोनों को सोना के साथ जबरदस्ती करने के लिए कैसे रोका। अब यहाँ पर दिखाते हैं कि इस केस की सुनवाई से पहले हुआंग यिनजुन के बारे में सबूत को ढूंढने के लिए युनसुप खुद क्राइम सीन पर गई थी। उसे वहाँ से वैसे तो कुछ खास नहीं मिला था, लेकिन जब वो कंस्ट्रक्शन साइट से बाहर आई थी तब वो अपने सामने टैक्सी को देखती है और वो टैक्सी डेली वहीं पर पार्क होती थी। उसमें डैश कैमरे लगे हुए होते हैं। इंस्पेक्टर को उसी डैश कैमरे की फुटेज को कोर्ट में प्ले करवाते हैं। उससे साफ पता चलता है कि उन सब ने सियोंजा को ज़बरदस्ती ड्रिंक कराई थी और वो बेहोश हो गई थी,
फिर वे तीनों उसको अंदर लेकर चले गए थे। इस फुटेज को देखकर जो भी हुआंग इंजुन ने अपने बयान में कहा था वो सब झूठ होता है, इसलिए अगली सुनवाई तक यूनसुप उसे बाल सुधार गृह में रखने का फैसला सुनाती है। और अगर उसने अगली सुनवाई तक अपना गुनाह कबूल नहीं किया या फिर वो भी इस गैंगरेप में दोषी पाया गया तो वो इस केस को प्रोसिक्यूशन के पास भेज देगी। केस खत्म होने के बाद ताइजू उन्हें पता है कि इस गैंगरेप में एक और लड़का शामिल है जिसका नाम दो ह्योन है और ये वही लड़का होता है जिसके साथ हुआंग इंजुन ने 5 साल पहले बिल्डिंग के ऊपर से ईंट फेंक कर मारी थी। उसका नाम सुन के यूनसुप के होश उड़ जाते हैं। तभी लॉबी में उसकी मदर इन लॉ पहुंचकर सबके सामने उसको बहुत तेज थप्पड़ मारती है। उसे लगता है कि यूनसुप आज भी उसके बेटे का पीछा नहीं छोड़ रही है। वो उसे बहुत सुनाती है कि उसके बेटे से दूर रहे और वो अपने ग्रैंडसन के मौत का जिम्मेदार भी यूनसुप को ही बताती है, क्योंकि उसने कई बार उसे कोर्ट की जॉब छोड़ के अपने बेटे चैन का ध्यान रखने के लिए कहा था, लेकिन उसने अपनी जॉब नहीं छोड़ी और उसकी लापरवाही की वजह से आज उन सब के बीच उनका बेटा चैन नहीं है। ये सब बातें सुन के यूनसुप पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि उन्हें उसे सब कुछ याद दिला दिया था। जब वो अपने घर के बाहर पहुंचती है तो वहां पर उसका हस्बैंड पहले से ही उसके आने का इंतजार कर रहा था। वो अपनी माँ के बर्ताव के लिए उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। दरअसल उसकी माँ को हमेशा अपना बेटा और अपना पोता ही दिखाई देते थे। उन्होंने कभी यूनसुप के बारे में नहीं सोचा कि आखिर उसने भी तो अपने बेटे को खोया था। वो शुरू से ही यूनसुप को इतना पसंद नहीं करती थी। फिर यूनसुप अपने हस्बैंड को यहाँ पे आने के लिए साफ मना कर देती है और ये दोनों आज भी अपने बेटे की मौत के गम से बाहर नहीं निकल पाए थे। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो में। थैंक यू।